कितने कॉपीराइट लेंगे भैया? पहले अमन अग्रवाल का, अपन अकेडमी का। अरे यार, बच्चों का फायदा होना चाहिए, हम अपने चैनल से हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीराइट आना है तो आने दो। ठीक है, तुमको समझ में आना चाहिए, तुम लोगों को टाइम बचाना है बस। चैनल वाले कॉपीराइट कर देंगे। अरे यार, उनकी इसी तैसी कर दे तो कर दे, तुम लोगों को समझा देंगे बस हम। वो लोग 10 10 घंटे में समझाएंगे, 3 3 घंटे में तुमको अभी समझा देंगे जल्दी से, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, मेन है कि प्रीमियर आप डाल देते यूट्यूब पे, प्रीमियर मत डाला करिए। अरे ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोगों ने आज ये हीट का टॉपिक क्यों चुना है। हीट के टॉपिक को चुनने के लिए बहुत बड़े रीजन है। आपको हीट और थर्मोडायनेमिक और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जो कि 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं जेईई मेंस में। और रही बात तुम्हारी, तो फिजिक्स में तो पूछे ही जाते हैं, साथ में थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक भी हम लोगों की इसी से रिलेटेड है काफ़ी हद तक, केमिस्ट्री में। तो अगर इसको पढ़ लोगे तो तुम्हारे एक तीर से 2 शिकार वाला सीन हो जाएगा। और एटलीस्ट 16 से 20 नंबर तक मिल जाएंगे, यानी 4 से 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर को पढ़ के आ जाएंगे तुम्हारे 16 से 20 नंबर। तो अब स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम लोगों का। जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सुनते रहो। अगर तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो 1 to 1 का कम्युनिकेशन से तुम पूछ तो सकते हो एटलीस्ट। तो हीट एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले। हीट एनर्जी होती क्या है? तो हीट एनर्जी में यहाँ पे सबको पता है कि हम लोग जब कोलिजन कराते हैं 2 मॉलिक्यूल्स का, तो अपने आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इतना तो पता होगा, कोलिजन कराते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे डायग्राम से दिखाया हुआ है कि अगर हम लोग V1 V2 वेलोसिटी के दो उनको हिट करें, तो यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये है V1 और ये है V2, तो दोनों को जब इनकी दोनों की वेलोसिटी इनके अपोजिट है और दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब इनको कोलिजन इनके बीच का होगा, हेड ऑन कोलिजन, तो हीट, साउंड एंड समटाइम्स लाइट कैन बी इमिटेड। मतलब कभी कभी देखा ना, दो स्टोन्स को हिट कर दो तो चिंगारी वगैरह निकलता है, इग्निशन होता है। तो लाइट एनर्जी भी निकल सकती है कभी कभी, साउंड तो होएगा क्योंकि टक्कर हो रही है, और हीट तो निकलेगी ही निकलेगी। तो इस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। और जब ये अपोजिट दूर दूर जा रहे होते हैं, तो इनकी वेलोसिटी टक्कर होने के बाद, भाई टक्कर होने के बाद इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, तो ये दूर दूर जाने लगती है। 2 तरीके के कोलिजन भी होते हैं, वो सब हम लोग अभी कोलिजन वाले चैप्टर में देख लेंगे। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अभी यहाँ पे कोलिजन को समझाना नहीं है, मेन बस ये समझाना है कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो बस अभी इतना जान लो कि यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ हीट, तुम लोग जानते हो कि हीट जो होता है वो जितना वाइब्रेशन इनमें होता है, जितना इसमें स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन ज्यादा होता है, जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो लिखा है कि हमने यहाँ वाले को मॉलिक्यूल को हीट देना शुरू किया, सॉलिड में जो क्रिस्टल होते हैं हमारे, उसमें यहाँ देने हीट शुरू की, तो इसने कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट अप करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इस वाले ने अपने आजू बाजू के कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू उनको हीट पास करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अपने प्लेस को छोड़ नहीं रहे, इनके प्लेस को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ नहीं रहे, और प्रोपोगेशन ऑफ द हीट कुछ इस मैनर में होगा, जैसे इस स्फीयर पे मिला या इस एटम को मिला, उसके बाद इसने कंडक्शन के थ्रू अपने नियर वालों को दिया, फिर इन दोनों ने अपने नियर वालों को दिया। ओके, और हीट का प्रोपोर्शन होने लगा। और एक बात आप लोग जान लो कि हीट जो होती है इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हमारी हीट इंटरनल एनर्जी क्रिस्टल लैटिस के बीच की ज्यादा है, इनके बीच की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। या ऐसे कह लो कि ज्यादा हीट कर देंगे इनको तो इनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वाइब्रेशन होने लगेंगे इनके बीच में। ये बात समझ में आ रही है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी, कि हीट अगर ज्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है, फिर से इंटरनल बताइए। एनर्जी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे कि ये हमारे एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच की अपनी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम लोग इनकी पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो कि सिस्टम की खुद की एनर्जी बोली जाती है, और इनकी स्टैटिक रहने की वजह से इनमें ये एनर्जी होती है, क्योंकि ये मूव तो करते नहीं सॉलिड में, तो इंटरनल एनर्जी हो गई। और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी हीट करने से इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे और इंटरनल एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, यानी इधर उधर भागने लगेंगे। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे अगर हमने इसको हीटअप किया तो धीरे से
इनकी हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी। अब जैसे आया हीट एनर्जी को समझते हैं, तो हॉट कोल्ड बॉडीज इन कांटेक्ट को, अगर ये हमारी हॉट बॉडी रेड कलर से हॉट बॉडी को दिखाया गया और ये कोल्ड बॉडी को दिखाया गया ब्लू कलर से, इनको कांटेक्ट में रख देंगे तो हाई बॉडी से, हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी में हीट का फ्लो होने लगता है। और ये तब तक होता है जब तक दोनों के जंक्शन में, ये देखो जंक्शन है, इनके जंक्शन में टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ओके, ये तब तक हीट का फ्लो होता है। और ये जो सेम होने का प्रोसेस होता है इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी ए और बी का टेम्परेचर जंक्शन के पास सेम हो जाएगा। डेफिनेटली इस वाले एंड में अभी भी ज्यादा होगा और इस वाले एंड में अभी भी थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो जंक्शन के पास है वो हमेशा टेम्परेचर सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी। तो इसको बोलेंगे कि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो गई है। और इसमें लिखा है एक बात कि हॉट कोल्ड बॉडीज इन कांटेक्ट नो मैकेनिकल वर्क इज डन, यानी अगर हॉट और कोल्ड बॉडी को हम लोग पास में रख देंगे तो हमारे द्वारा कोई मैकेनिकल वर्क नहीं किया जाएगा, जस्ट बिकॉज वो तो अपने आप ही हो रहा है प्रोसेस, जिसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। केमिस्ट्री में तुम लोगों ने सुना होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, जहां पे हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो पड़ा होगा, हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी में हीट का फ्लो पड़ा होगा, ये अपने आप होता है, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। तो नो मैकेनिकल वर्क इज डन हॉट कोल्ड बॉडी व्हेन हॉट कोल्ड बॉडी इन कांटेक्ट। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। और हीट का फ्लो हमारा हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की ओर जाता है। और इसको अभी इतना समझो और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो उनको अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। एनर्जी ऑफ द बॉडी इज चेंज ऑल्दो नो मैकेनिकल वर्क इज डन। सिंस वी नो दैट एनर्जी इनकी चेंज हो रही है, जैसे कि इनकी एनर्जी चेंज हो रही है और इसकी भी एनर्जी चेंज हो रही है। अब तुम लोग सोच रहे हो एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 चेंज हो रहे हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इसमें इस टेम्परेचर को थीटा 2 बोल दें, यहाँ पे इसको बोल दें थीटा 1, मान लो इसको थीटा 1 बोल दें, यहाँ के टेम्परेचर को, सॉरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी, स्क्रीन नहीं शो हो रही है कृतिका सभी को शो हो रही है। अरे वहाँ जहाँ तो अदर्स का ऑप्शन आ रहा है वहाँ जाके सर के दूसरे वाले अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो शो होने लगे। अरे बाकियों को शो हो रही ना सर, आपकी दो स्क्रीन है ना, एक से आपका माइक खुला है, एक से आपकी वो आ रहा है वीडियो। नहीं नहीं भाई सबको शो कर रहा है, सबको शो कर रहा है। अरे नहीं, दीदी ने क्या होगा कि दूसरे वाले में वो पिन कर दिया होगा ना, इसलिए दूसरे वाले में पिन करेंगे तो नहीं आएगा। अरे मेरे 2 अकाउंट से खुले ना, तो दूसरे वाले में कर लो एक बार, ये सही कह रहा देवांश। हाँ, दूसरे वाले में करेंगे तो पिन हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रही सर? हो रही है। ओके। तो हमने अभी तक बस यही बताया था कि एनर्जी ऑफ बॉडी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने लिख के दिखाया था थीटा 1, और इस वाले प्रोसेस को, इस वाली जो इनका जंक्शन होगा यहाँ पे बोल देंगे थीटा, और यहाँ के टेम्परेचर को बोल देंगे थीटा 2। तो थीटा 1 डेफिनेटली ज्यादा होगा थीटा से, और थीटा ज्यादा होगा थीटा 2 से, क्योंकि हीट का फ्लो हायर टू लोअर जा रहा है। लेकिन इनकी थीटा 1 और थीटा में चेंज थोड़ा सा अलग होगा, और थीटा 2 में चेंज अलग होगा, इस वजह से एनर्जी चेंज होगी, लेकिन वर्क तब भी नहीं होगा क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होगे कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर बॉडी टू कूलर बॉडी, ये सब लिखा है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क। जैसे सन से हमको एनर्जी मिलती है तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, ये अपने आप ही हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू मैकेनिकल वर्क। अब एनर्जी ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क से, वो इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि सपोज करो अगर हमने वर्क को डिफाइन करना है तो बचपन में पढ़ रखा होगा, हम लोग फोर्स किसी ब्लॉक पे अगर लगा दें, सपोज करो 12 न्यूटन का लगाया और वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो ये मैकेनिकल वर्क कहलाता है। जैसे कि ये हमारी एक बॉब था, हमने इसकी मीन पोजीशन से इसको छोड़ दिया तो ये ऐसे कुछ मोशन करने लगा, तो ये मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है,
जबकि ऊपर वाले प्रोसेस में कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा था क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, हम बार बार बता चुके हैं। अब कैलोरी क्या होता है तो इसको भी 1 मिनट से थोड़ा सा जल्दी समझ लो कि जब हम लोग 1 ग्राम वाटर को या 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस होता है उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जितनी हीट रिक्वायर होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है। इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। ओके, 4.2 लिखा है। और इसको थोड़ा सा याद रखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में 1 जूल करके दे देता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में 1 जूल करके दे देता है, इस वजह से और कैलोरी पूछ लेता है, तो आपको 1/4.18 करना होगा, उससे आंसर आएगा, ठीक है। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट देख लेते हैं। इसमें बस कुछ नहीं है, हम लोगों को करना क्या होता है, जो वर्क डन हो रहा होता है उसको बराबर कर देते हैं हीट एनर्जी के। जो भी वर्क डन हो रहा होता है उसको हीट एनर्जी के बराबर कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने इसमें यहाँ पे कर रखा है मैकेनिकल वर्क, पानी वगैरह ट्यूबवेल से नहीं लाते हैं जैसे कि, तो वहां पे जब पानी लाते हैं तो पानी H गहराई से लाते हैं, तो mgh वाला फॉर्मूला लगता है पोटेंशियल एनर्जी वाला, क्योंकि हम लोग mgh गहराई से पानी ला रहे हैं। जैसे ये देखो ट्यूबवेल है, यहाँ पे पुली वाले सिस्टम से ऐसे समझाया गया है कि हम लोग जो पानी लाते हैं नीचे से H गहराई से, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाता है तो एक प्रकार का वर्क डन होता है हमारा, और यही वर्क डन हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी कि mh डेल्टा टी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हमें कभी डेल्टा टी निकालना है कि चेंज कितना हो गया, तो हम लोग करेंगे क्या, mgh को बराबर कर देंगे mh डेल्टा टी के, ठीक है। एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, सर एस क्या है? वेयर सर एमएस डेल्टा टी। mh डेल्टा टी में h क्या है, हीट, एस 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 स्मॉल एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा सर। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑयल के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा होती, इसीलिए जब हम सेम अमाउंट के वाटर को सेम टेम्परेचर चेंज करके हीट करते हैं तो हमें हीट वाटर को ज्यादा देनी पड़ती है, जबकि तेल जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। ओके, अब ये जो डायग्राम है इसमें इतना ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं, क्योंकि हम लोग H गहराई से बस पानी को ला रहे हैं पुली सिस्टम से, उसको mh डेल्टा टी के बराबर कर दे रहे हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चनों में mgh को बराबर कर देना mh डेल्टा टी के, और कुछ नहीं है। मैकेनिकल वर्क इक्विवेलेंट ऑफ द हीट क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि मैकेनिकल इक्विवेलेंट पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें लिखा है कंडक्ट 2 एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, वर्क डन और हीट गिवन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब भी कभी होता है तो हमें पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो निगेटिव चीजें मिलती हैं। ओके, हम लोग उस वर्क डन को निगेटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कभी तुम लोगों ने एक कंटेनर ऐसे बना दिया, और कंटेनर में पिस्टन हमारा ये लगा हुआ है, ओके, ये पिस्टन है, तो तुमने पिस्टन को क्या किया, ऐसे कंप्रेस करना शुरू कर दिया, ऐसे दबाना शुरू कर दिया, तो ये तुम सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो पिस्टन धीरे धीरे कंप्रेस होकर नीचे चला आएगा ये नई पोजीशन पे, ठीक है। और जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को अपने आप ऊपर करने लगे, इस वॉल पे धक्का दे दे के, पिस्टन की वॉल पे गैस के मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर करने लगे, गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रेशर लगने लगे इस पिस्टन पर और ये ऊपर जाने लगे, तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये निगेटिव लेते हैं। ओके, और हीट गिवन वाला क्या है, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो भी प्लस लिखते हैं, और जब हीट उससे लेते हैं तो माइनस लिखते हैं। ओके, ये कन्वेंशन थोड़ा सा था। और इसमें एक चीज और जान लो कि यहाँ पे फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, अगर हमें कभी भी जे की वैल्यू पता करनी है तो हीट इक्विवेलेंट को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रख लो, हीट इक्विवेलेंट को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते क्या है, डब्ल्यू अपॉन एच। डब्ल्यू हमारा वर्क डन है हीट, और एच हमारा हीट एनर्जी है, तो इसको बोलेंगे जूल, जबकि हीट की अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट क्या देख के आ रहे हैं, कैलोरी होती है, तो जूल पर कैलोरी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट बोलते हैं। जैसे कभी कोई बोल दे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल इक्विवेलेंट, मैकेनिकल एडवांटेज इज
टोटली डिफरेंट थिंग। बट मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट को आप ऐसे समझोगे कि W/H अगर हम लोग कर देंगे, वर्क डन जो करेंगे और हीट जो भी उससे मिल रही है, उसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे J। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन ये देखो पूछा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ बोथ ब्लॉक्स 10 kg लूज 2 मीटर हाई, नहीं लॉस 2 मीटर हाइट, ठीक है, ईच, एंड इट increases the temperature of 100 gram of water by 1 degree Celsius, then find J। यानी हमें J क्या पता करना है? हीट इक्विवेलेंट पता करना है। अभी जो हम लोगों ने ऊपर देखा था W/H, तो अभी हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कि जब पानी को नीचे से ऊपर लाते हैं तो क्या लगता है? mgh, और यहाँ पे H क्या लगेगा? ms डेल्टा टी, ठीक है। तो mgh ऊपर रख देना, ms डेल्टा टी नीचे रख देना। लेकिन अभी एक बात दोनों में गौर करके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस 2 मीटर हाई, इनमें जो 2 मीटर हाइट को लॉस किया गया ना, वो दोनों साइड से किया गया है, इस साइड से भी इस साइड से भी। जितनी ये ऊपर जाएगी उतनी ये भी लॉस करेगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ mgh हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। और हाइट भी 2-2 मीटर ईच साइड लॉस हो रही है इसलिए। और m डैश यहाँ पे क्या होगा? ये वाटर का मास होगा, और ये वाला मास उन ब्लॉक्स का होगा, इन वाले ब्लॉक्स का, ठीक है। और ये m डैश वाटर का मास होगा। वाटर का मास 100 ग्राम दिया गया है, उसको एज इट इज रख दिया, और यहाँ पे 1 S ले लिया स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये देखो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। और 1 कैलोरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया गया है, तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया, और ऊपर 2 इंटू mgh लगा दिया, तो यहाँ पे J आ गया हम लोगों का। ओके, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब यहाँ पे जल्दी से इसको देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फालतू की चीजें, डील्स विद द रिलेशन हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल से हम लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए कि लाइट एनर्जी से हम लोग खाना ना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हीटर से हम लोग जो हम लोगों के यहाँ वो होता है हीटिंग प्लेट, उससे हम लोग खाना वगैरह बना लेते हैं। और इंडक्शन जो हम लोगों के यहाँ होता है, और केमिकल जैसे फ्यूल वूल होता है, उससे हम लोग मैकेनिकल वर्क भी कर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम खा के बच्चे खुश हो जाते हैं, साइकिल चलाने लगते हैं, तो केमिकल आइसक्रीम है और मैकेनिकल साइकिल चलाना हो गया, ठीक है। अब ये सब बहुत ही बेहूदी थ्योरी थी जिसका कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पढ़ लिया, क्या करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम को हम लोग बार बार अभी ऊपर भी पढ़ के आए थे, यहाँ पे फिर से समझेंगे कि जब हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में हीट का ट्रांसफर होने लगता है, तो इनके जंक्शन में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, जहां पे हीट ऐसा लगता है ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, या हो भी रही होती है तो वहां पे टेम्परेचर का चेंज कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसमें लिखा है इफ क्यू, यानी इनमें जो थीटा है वो जीरो है, अगर या टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, यानी ए और बी दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम पे आ गई हैं, तो ऐसी बॉडीज को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो कभी कभी क्वेश्चन में जब आपको कभी दे दे कि थर्मली इक्विलिब्रियम पे है बॉडी ए और बी, तो इसका मतलब मान लेना ए से बी में हीट का फ्लो और बी से ए में हीट का फ्लो दोनों बराबर है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है और कभी कंप्लीट ही नहीं हो रही है। और टेम्परेचर उस समय देगा कौन ज्यादा कौन नहीं, लेकिन हम लोगों को जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देगा तो समझ जाएंगे ए से बी में ट्रांसफर और बी से ए में ट्रांसफर का रेट जो है वो सेम है, ठीक है, जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाए। ओके, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है बॉडीज आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम इफ नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन देम, जबकि अभी हम क्या बोल रहे हैं, दोनों में हीट का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन दोनों में बराबर हो रहा है, यानी कि नेट क्या हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, अब यहाँ पे इसको देखते जीरो लॉ। जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर हमारी 3 बॉडीज हैं, लेट अस अज्यूम ए, बी और सी, तो अगर हमको प्रोवाइड किया गया है, पहले से कंडीशन में दे दिया है कि ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है और बॉडी ए बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, यानी ए और बी में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो दोनों में बराबर बराबर अमाउंट में हो रहा है, और ए से सी में और सी से ए में भी दोनों इक्वल अमाउंट में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो अपने आप ये ऑब्वियस सी बात है कि बी से सी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ये जीरोथ लॉ कहा जाता है इसको। व्हाई इज जीरोथ लॉ इज इंपॉर्टेंट, फालतू की बातें, और इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जीरो लॉ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बता देता है कि यार, जैसे कि अभी ऊपर जीरोथ लॉ पढ़ लिया होगा,
तो अगर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होगा तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे। लेकिन अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब है दोनों में कोई भी बराबर टेम्परेचर पे हो सकता है या कोई भी हाई या लो टेम्परेचर पे हो सकता है, क्योंकि दोनों में हीट का फ्लो तो लगभग लगभग बराबर है ना। तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन हाई टेम्परेचर पे कौन लो टेम्परेचर पे, क्योंकि दोनों से इक्विलिब्रियम तो बराबर एरो पे लगे हुए ना। जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वैसे। हाँ, अब यहाँ पे जीरोथ लॉ इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि हम लोगों ने समझ लिया था। एक और चीज समझने को आती है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो क्रिस्टल के बीच का जो सेपरेशन है, ये जो क्रिस्टल लैटिस है, इनके बीच का स्पेस बढ़ता जाता है, या ये कह दो इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो कम हो जाता है। देखो इनमें सेपरेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर भी हाई ऊपर तक चढ़ गया, मरकरी जिसको बोल रहे हो, मरकरी ऊपर चढ़ जाता है। और इसमें एकदम मतलब अच्छे से अरेंज है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और इसमें थोड़े से बढ़ गए तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे जैसे हम हीट करते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इनके मॉलिक्यूल के बीच की गैप बढ़ती जा रही है। ये चीज समझ में आ रहा है? अब जैसे इसको देखो, ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर असाइंड इक्वल टेम्परेचर। ए और बी अगर हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं और उनको हमें इक्वल टेम्परेचर पे असाइन कर देना चाहिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बोल के आए थे कि इफ टू बॉडीज आर थर्मल इक्विलिब्रियम, तो हम लोग उन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर को इक्वल मान लेंगे। यानी इफ ए इज इक्विलिब्रियम टू बी, यानी इफ ए इज थर्मली इक्विलिब्रियम विद बी, तो टी ए बराबर टी बी होगा। ये बात अपने आप को याद रखनी है। इसका उतनी देर से यही मतलब था, टी ए बराबर टी बी मान लेना। और गिव द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो इफ केप्ट इन कॉन्टैक्ट, और हमें हीट का अपने मन से कोई एक डायरेक्शन ले लेनी होगी। अगर हाई टेम्परेचर की बॉडी है और ये लो टेम्परेचर की बॉडी है, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर अपने आप ले लेना। अच्छा, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किस चीज को शो कर रहा है? यहाँ पे इसमें ब्राउनियन मोशन दिखाया गया है, जो कि सॉलिड में लगभग लगभग होता है। और आप लोग सोच रहे हो कि सॉलिड्स में ब्राउनियन मोशन कहाँ से होता है? सॉलिड तो रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, वो भी अपने लैटिस पॉइंट पर। तो ये ब्राउनियन मोशन क्या हो गया? तो गैस के मॉलिक्यूल्स में ब्राउनियन मोशन होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाओगे इसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस होती है ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम का मतलब होता है जितना ज्यादा बिखरा हुआ सिस्टम होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। ये इसकी एंट्रोपी कम है क्योंकि ये वेल अरेंज है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये गैस की तरीके बनते जाएंगे, इनका बिहेवियर सॉलिड से गैस में आता जाएगा और इनमें ब्राउनियन मोशन होता जाएगा, जिगजैग मोशन होता जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है कि गर्म होते 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 इसका देखो टेम्परेचर भी थोड़ा सा बदल गया और ये ब्राउनियन मोशन लगभग लगभग करने लगे। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कलर में इसका चेंज भी है इस वाले से, और ये थोड़ा कोल्ड है इस वाले के कंपेयर में। और यहाँ पे ब्राउनियन मोशन नहीं हो रहा है। देखो सॉलिड अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के लगभग इधर ही उधर मोशन कर रहा है, कहीं छोड़ नहीं रहे, जबकि इनमें अच्छा खासा ब्राउनियन मोशन हो रहा है। सर हाँ बोलो। सबलिंग मैसेज आ रहा है, सर से कहते ले लो। तो हमारे पास नहीं आ रहा है ना मैसेज कि कोई आ रहा है ज्वाइन करना चाहता है। समवन वांट्स टू ज्वाइन, कहीं आ रहा है मेरे पास? कहाँ से ज्वाइन कर ले? पता नहीं क्या रहा मैसेज। भाई उससे बोलो कि दूसरी आईडी से करो, ठीक है। अब सर ये सेकंड वाला पॉइंट फिर से समझा। कौन सा सेकंड वाला? गिव द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इफ केप्ट इन कॉन्टैक्ट। हमें थर्मल इक्विलिब्रियम से दो जानकारियां मिलती हैं। एक तो टेम्परेचर की जानकारी मिलती है और हमें हीट की जानकारी भी मिल जाती है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पता चल गया तो दोनों का हीट फ्लो तो हमें तो दोनों का पता चल गया बराबर है। लेकिन अगर ना होता कल को और हमें ये पता है कि ये कैंडल से हीट मिल रही है तो यह यहाँ ज्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा। और अगर ऐसा हीट का फ्लो है तो टी ए इज ग्रेटर देन टी बी होगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है तो टी ए बराबर टी बी होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके। इक्विलिब्रियम में कैसे आ जाएगा? भाई इक्विलिब्रियम में ऊपर दिया गया था, अगर दो ऑब्जेक्ट थर्मली इक्विलिब्रियम को असाइन कर दिए गए तो टी ए बराबर टी बी होगा। तो जैसे कैंडल एक या नीचे वाला एग्जांपल नहीं है थर्मल इक्विलिब्रियम का, नीचे वाला एग्जांपल थर्मल इक्विलिब्रियम का नहीं, ऊपर वाला थर्मल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। नहीं आ रहा? नहीं ठीक है। नहीं हम कह रहे थे जैसे अगर एक के नीचे कैंडल प्लेस्ड है और मतलब डिस्टेंस पे दूसरा ऑब्जेक्ट है तो तब
थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे पॉसिबल है? यहाँ नहीं है थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल, यहाँ तो केवल ये चीज दिखाई गई है कि टेम्परेचर एक की टेम्परेचर ग्रेटर हमें होगा। हमें जीरोथ लॉ से टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उससे हमें दो जानकारियां मिलती हैं, हीट की डायरेक्शन भी मिल जाती है। अगर हमें टेम्परेचर पता इसका ज्यादा इसका कम है तो हीट का फ्लो ज्यादा से कम की ओर दिखाएंगे। बस ये इतना बोलना चाहता है। और ऊपर वाली चीज ये बोलना चाहता है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पता चल जाता है, कोई भी दो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम असाइन कर दिया जाता है कि ए एंड बी आर थर्मली इक्विलिब्रियम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन टी ए इक्वल्स टू टी बी होगा। बस इतनी सी जानकारी दी गई है। इज इट क्लियर? और सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखें और सोचते रहें। अभी हम बीच बीच में क्वेश्चन अराइज करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। क्वांटिफाइंग टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि एसएचएम में या ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग ये जो हमारा स्प्रिंग होती है या सॉकर कह लो, उस पे हम लोग कोई वेट या लोड अगर लटका देते हैं तो उसका नीचे की ओर वेट लगता है mg। ठीक है, mg नीचे की ओर लगेगा और ये देखो जैसे नीचे की ओर लग रहा है mg। ओके, अब यहाँ पे ऊपर kx लग रहा होगा, उस kx को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इस kx को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जहां पे x क्या होता है? एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। x क्या होता है? इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग। और k क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। आई रिपीट, x होता है इलोंगेशन इन द स्प्रिंग और k होता है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना ज्यादा mg होगा उतना ज्यादा इलोंगेशन इन द स्प्रिंग होगा। यानी इलोंगेशन इन द स्प्रिंग x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द लोड के। यही बात सिखाई गई है इसमें। ठीक है, मास ऑफ द लोड अगर ज्यादा तो इलोंगेशन भी ज्यादा। ठीक, बस इतनी सी बात बताई गई है। स्प्रिंग की जो लेंथ होती है वो वेट पे डिपेंड करती है, या कह दो सिंपल मास पे भी डिपेंड करती है। मास इंटू जी करा देंगे तो वेट आ जाएगा। अब क्वांटिफाइंग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे मरकरी की लेंथ बढ़ती जाएगी थर्मामीटर में, वैसे वैसे टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा ज्यादा होता जा रहा है। यानी अगर मरकरी की लेंथ कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टू मेजर द टेम्परेचर मरकरी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट अंटिल इज अचीव्स थर्मल इक्विलिब्रियम। हम लोग दो बॉडीज को कांटेक्ट में रख देते हैं और तब तक रख देते हैं जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। इसमें लिखा है टू मेजर द टेम्परेचर। जैसे कि हमने इस बॉइल्ड पानी को टेम्परेचर, हाँ बोलो। अरे वो जो मरकरी के आगे एक मेटल, सिंपल मेटल लगाते हैं कि कोई यूनिक मेटल लगाते हैं? कहाँ? यहाँ पे भाई, जो नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल मेटल आयरन जो लगा देते हैं। नहीं भाई, यूनिक मेटल लगाते हैं। ऐसी चीज लगाते हैं जिसकी टेम्परेचर को रीड करने की, उसको सेंस करने की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। मतलब कोई एग्जांपल? सेंस करने की, जैसे कि मान लो अभी तो ये ग्लास है, ये तो पूरी ग्लास है। सुनो तो, ये तो ग्लास ट्यूब है और उसके बाद आगे यहाँ पे मरकरी पूरा भरा होता है टिप पे। हाँ। तो यहाँ पे ऐसी कोई मेटल एज सच यहाँ पे नहीं लगी होती इस जगह जो तुम बोल रहे हो कि मेटल लगा देते हैं। मेटल कहाँ लगती है? नहीं, हमने नॉर्मल वो थर्मोमीटर आपने भी देखा होगा तो मेटल टाइप लगा रहता है ना। तो मेटल अगर लगा होता होगा तो वो नॉर्मल आयरन नहीं होता है। मेटल, आई एक्सेप्ट कि अगर मेटल लगा होता तो नॉर्मल आयरन नहीं होता है, वहां पे हमारा कोई और मेटल होता है। मे बी, हमें उसका भी समय नाम तो नहीं क्लियर है, बट आयरन नहीं होता है, इतना नाम कंफर्म। ग्लास ही होता है, उसके अंदर मरकरी भरी होती है तो वो मेटालिक लगती है, चाहे वो डिजिटल हो या मामूली हो। हाँ, क्योंकि हमने तो नहीं देखा मेटल, हमने नहीं देखा मेटल आज तक, हमने नहीं देखा भाई। ठीक। कोई बात नहीं। बाकी टू मेजर, टिप कभी तोड़ना, मरकरी बहेगा। हाँ। तो बाकी टू मेजर द टेम्परेचर मरकरी इज केप्ट इन कांटेक्ट। अब देखो हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, इसमें बताया गया है कि हम लोग थर्मामीटर को जब किसी बॉइल्ड पानी में या किसी ठंडी चीज पे लगाते हैं ताकि टेम्परेचर मेजर कर लें, तो करता क्या है थर्मामीटर उस बॉडी से कांटेक्ट में आ जाता है और हीट का फ्लो हाई बॉडी से लो बॉडी की ओर होने लगता है, हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की ओर होने लगता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडी, यानी ये हॉटर बॉडी और ये थर्मामीटर की टिप, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर की टिप का और ये जो कंटेनर का पानी है इसमें जो टेम्परेचर है, दोनों बराबर ना हो जाए। लेट अस अज्यूम इसका टेम्परेचर TA है और थर्मामीटर की जो वो टिप है उसका टेम्परेचर TB है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाने के बाद TA बराबर TB हो जाएगा और ये वही रीडिंग नोट करेगा जो इसकी है। ओके, तो लेंथ ऑफ द कॉलम तभी राइज एकदम करती चली जाती है और मरकरी की, और उसी को हम लोग पढ़ के पता कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है।
अदर प्रॉपर्टीज दैट वेरी विद द टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यूज टू डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, जो हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, रेजिस्टेंस वही होता है। और आप लोगों को बताया होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मेटल्स के लिए स्पेशली। जैसे जैसे मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बिटवीन दी सॉलिड्स एटम, और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, और इसमें लिखा है अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर, थर्मामीटर्स को बोलते हैं। थर्मामीटर मेक्स यूज ऑफ सम प्रॉपर्टी लाइक लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम, ठीक है, और प्रेशर ऑफ द गैस। ये सब थर्मामीटर की हेल्प से हम लोग चीजें कर सकते हैं। जैसे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपनी होती है, हम लोग इसकी लेंथ से क्या क्या नाप सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस नाप सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ये सब। हुज वेरिएशन विद टेम्परेचर इज वेल डिफाइंड बाय द लॉ। जैसे लेंथ जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है, साथ में कांस्टेंट भी आता है। वो कांस्टेंट जैसे कि इंटीग्रेशन करते से हम लोग सी लगा देते हैं बाकी अदर वेरिएबल्स को की एरर को दूर करने के लिए। वही यहाँ पे जो बीटा है वो है हमारा। तो कभी भी आप लोग अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टी हमारा टेम्परेचर है, एल हमारी लेंथ ऑफ द थर्मामीटर की जो मर्करी कॉलम की में जो मर्करी राइज करेगा उसकी लेंथ हो गई। तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को बस तुम लोगों को याद कर लेना है कि एल जो होता है वो अल्फा कैपिटल टी प्लस बीटा होता है। इससे आगे क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, अभी हम लोग केवल इसको देखते हैं कि सपोज अ प्रॉपर्टी एक्स, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मे बी वो कुछ भी हो सकती है, मे बी वो प्रेशर ऑफ द गैस हो सकता है, मे बी वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो सकता है जो कि टेम्परेचर को बताएगा, कि कोई भी थर्मल प्रॉपर्टी एक्स है थ्रू विच टेम्परेचर मेजर्ड इज अ लीनियर रिलेशन। हमने बताया था ये लीनियर रिलेशन को फॉलो करता है। इसकी हेल्प से भी हम लोग चीजें करेंगे। और मेजरिंग द टेम्परेचर, इसको देखते हैं टेम्परेचर नापते कैसे एक्चुअली। सिलेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई दो फिक्स्ड पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वाला। और जो मिनिमम फिक्स पॉइंट होता है जिसपे चीजें जमने लगती है, जैसे लिखा द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोगों ने 0 मान लिया। और हम लोगों ने कोई दो रेंज इसमें सिलेक्ट करने को बोला था कि सिलेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट्स, तो हम लोगों ने एक मेल्टिंग पॉइंट ले लिया और एक ले लिया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहां पे ऐसे कि एक बार टेम्परेचर को जब 0 ले लोगे ना, तो ये देखो हमारा 0 यहाँ रख देंगे टी की जगह पर, और एक बार हमारा स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ले लोगे तो यहाँ 100 रख दोगे। दो इक्वेशन है, उनको सॉल्व करोगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा, वो एक्सप्रेशन ये है हमारा, ऐसा ये आया, स्मॉल ए इक्वल्स टू मतलब वो प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वही जो प्रॉपर्टी हमने एक्स मानी थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे ये भी समझना जरूरी है। b को x0, यहाँ पे अभी कैसे पता चला b हमारा x0 है, यहाँ पे x0 रख दोगे तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, b हमेशा रिमूव हो जाएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इससे बहुत सारे हमारी चीजें बनेगी। जैसे आपको कोई भी टेम्परेचर मेजर करना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, कोई भी स्केल हो हमारी, चाहे वो फ़ारेनहाइट स्केल हो, चाहे वो हमारी केल्विन स्केल हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस केल्विन स्केल का या सेल्सियस स्केल का या फ़ारेनहाइट स्केल का हायर डिग्री टेम्परेचर वो कितना नाप सकती है वो चीज प्रॉपर्टी लिख देंगे, माइनस लोअर कितना वो नाप सकती है वो प्रॉपर्टी, अपॉन उनके बीच के टेम्परेचर का गैप रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि एक्स टी माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स जीरो इंटू 100, तो ये हमारा टी आ जाता है। यानी कि ऊपर वाली चीज को ही अगर हम लोग यहाँ से टी को निकालना चाहें, इस एक्सप्रेशन को यहाँ से दोनों अलग अलग वैल्यूज रख दें, 100 रख दें स्मॉल टी की जगह पर, और एक बार 0 रख दें, या एक बार ऐसे जनरल लिख दें, नॉट लिख दें एक बार 0 की जगह पर,
एक बार स्मॉल टी रख दें। अभी हम लोगों ने यहाँ पे रख के देखा था टेम्परेचर को 0 और 100, ठीक है, लेकिन अब की बार हम लोग क्या रख रहे हैं, स्मॉल टी और 0। तो ये जनरल इक्वेशन कुछ आती है, ओरिजिनल इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, और लीनियर कर्व को समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले रखी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे स्मॉल टी पे और 100 पे। ये स्मॉल टी एक जनरल पॉइंट है, टेम्परेचर है कोई, जिसपे प्रॉपर्टी हमको xt मिल रही है। x0 का मतलब तो समझ ही गए होगे, कोई एक पॉइंट है, और x100 का मतलब एक प्रॉपर्टी है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल रही है, ठीक है। इसका लीनियर कर्व फॉलो होता है ऐसा कुछ, ठीक। अब लोगों को ये चीज थोड़ी कम पल्ले पड़ रही होगी, तो एग्जांपल से समझते हैं इसको कि 0 डिग्री सेल्सियस में मान लो प्रॉपर्टी वो जो x थी वो लेंथ है हमारी, ठीक है, लेंथ है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ गया। और 100 डिग्री सेल्सियस में वो प्रॉपर्टी जो है एट x100, ये जो x100 था वो कितना है, 5 है। तो हमें 4.5 सेंटीमीटर किस टेम्परेचर पे मिलेगी, ओके, किस टेम्परेचर पे मिलेगी। तो 4.5 तो हमारी वो प्रॉपर्टी हो गई, लेंथ वाली, जैसे प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है तो वो लेंथ वाली प्रॉपर्टी हो गई। xt हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे लेंथ हो चाहे रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पे हम लोग 4.5 रख देंगे, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लेंथ आई थी वो यहाँ रख देंगे 5, और ऐसे घटा के इंटू 100 करके वो टेम्परेचर निकाल लेंगे, ओके। तो कभी कभी ऐसे भी जेई में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन लीनियर रिलेशन पे बेस्ड, तो ये फॉर्मूला आपके वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, तो इजी सा फॉर्मूला है। कहाँ से आया लीनियर एक्सप्रेशन को याद रखते हुए, एक तो ये 0 मान के करा था, और एक ऐसा। अब इसके फायदे क्या है वो हम लोग आगे के क्वेश्चनों में देखते जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही मिल गया कि ऊपर हम लोगों ने xt और x करके लिखा था, हम लोग x को एक प्रॉपर्टी से डिनोट करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे lt लिख देंगे, लेंथ लिख देंगे। जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे देखो लेंथ, और यहाँ पे जनरल लिख दिया है, कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है, हेयर x में बी लेंथ ऑफ द मर्करी, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, कुछ भी हो सकता है। तो अभी नीचे वाले एग्जांपल में लेंथ ली गई है x की जगह पर, और देखो वही तो लिखा हुआ है, स्मॉल t 0, 100 0, और वही फार्मूला है पूरा, ठीक है। अब इसमें मर्करी का एक रेंज लिख दी है, द रेंज ऑफ द मर्करी थर्मामीटर इज क्वाइट लार्ज बिकॉज ऑफ लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मर्करी ही क्यों भरते हैं, थर्मामीटर में मर्करी ही क्यों भरते हैं, क्योंकि मर्करी बहुत सेंसिटिव होता है, और हल्का सा भी टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो उसको आसानी से मेजर कर लेगा, और वो काफी हाइट तक चला जाता है, जिससे जो इनमें मार्किंग की जाती है उनको रीडिंग अच्छे से कर लेते हैं। और मैक्सिमम हाइट इसमें, जैसे इसमें बार बना हुआ है 120 फॉरेनहाइट में, और 50 इसमें लिखा हुआ है हमारा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को देखना होगा थोड़ा सा, वो यहाँ पे बात की बात है। अभी यहाँ पे देखेंगे द रेंज ऑफ द मर्करी थर्मामीटर इज क्वाइट लार्ज, क्यों, ये दोनों पॉइंट बस याद कर लो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है -39 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट इसका करीब बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको मर्करी को यूज करते हैं, ठीक है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, अब ये जो हमारे घरों में यूज होते हैं डिजिटल थर्मामीटर, आजकल कोई किसी घरों में शायद ये ऐसा वाला थर्मामीटर हो, सबके घरों में यही होता है। जैसे कि इसमें होता क्या है कॉन्सेप्ट, अभी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लीनियर प्रॉपर्टी ऊपर ये वाली, L इक्वस टू अल्फा टी प्लस बीटा, L इक्वस टू अल्फा टी प्लस बीटा। तो यहाँ पे L क्या था, एक प्रॉपर्टी थी, और अल्फा क्या था, हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और T क्या था, टेम्परेचर। वैसे ही अब नई प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं, L की जगह R रख देंगे, ठीक है। तो बस ये वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, आर टी इक्वस टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। सभी को रेजिस्टेंस चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ाया होगा, ये आर टी इक्वस टू आर 0 1 प्लस अल्फा टी। और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इसका नाम क्यों पड़ा वो हम लोग आगे भी करेंगे डिस्कस। अभी इसको बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। अल्फा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस होता है, और ये भी इसी प्रॉपर्टी के थ्रू, ये जो जनरल अभी हमने फॉर्मूला बताया था xt x0, यहाँ पे बस rt r0 r100 r0 लगा देना, तो हमारा ये टेम्परेचर का भी नया फॉर्मूला बन जाएगा। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कैन बी यूज्ड इन द टेम्परेचर रेंज -70 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर किसी को
150-200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर करना है तो भी ये मेजर कर लेगा इजिली, और 0 से भी नीचे वाले का टेम्परेचर भी इजिली मेजर कर लेगा। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ओके, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वेरियस टेम्परेचर स्केल, तो ऊपर जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इस प्रॉपर्टी का बहुत काम आने वाली है, ये वाली प्रॉपर्टी कि मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम रेंज अपॉन इन दोनों के बीच का गैप, और ये जो रेंज है वो प्रॉपर्टी होगी। फाइन, इसी को अभी हम लोग याद रखते हुए यहाँ पे लगाएंगे कि जैसे कि कोई बोल दे कि टेम्परेचर स्केल तो है लेकिन डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में कितने गैप हो गया, 100 से लेके 0 तक का, तो इनके बीच का गैप क्या आ गया, 100 माइनस 0, तो अपॉन में आ जाएगा 100, और यहाँ पे 212 अपॉन 32, तो गैप कितना आ गया 180, और यहाँ पे 373.15 अपॉन 273.15, तो गैप कितना आ गया 100। तो सर अपॉन है माइनस? अरे यार माइनस करते जा रहे हैं ना, लेकिन इनको अपॉन में रखेंगे, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में अभी देखा था, इनको अपॉन में रखेंगे इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू, इनको अपॉन में रखेंगे। चलो हम इसको नीचे समझा देते हैं जाके अच्छे से, यहाँ पे हम समझा देते हैं। हम ये बोलना चाहते थे कि यहाँ पे जैसे कि ये है हमारा एक कोई टेम्परेचर है जिसको हमने डिग्री सेल्सियस मान दिया, फाइन, और इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, बोलो 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में जीरो इनके बीच का गैप कितना आया, बोलो 100। 100। ठीक है, अब इसको इक्वल कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट सभी के बराबर होता है। अगले वाले में कितना आ रहा है, ऊपर देखो फ़ारेनहाइट को लिख दो एफ, फ़ारेनहाइट को लिख दो एफ, इसकी मिनिमम वाली रेंज कितनी थी 32, इसकी मिनिमम वाली रेंज कितनी थी 32, अपॉन में इनके बीच का गैप कितना आया था 180, बोलो। इसीलिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे c अपॉन 5 आ जाता है और f माइनस 32 अपॉन 9 आ जाता है, याद आ रहा है। और अगर इसको करना है केल्विन वाले को तो यहाँ पे सिंपल लिख लो k माइनस मिनिमम कितना था 273.15 है, तो हम इसको लीव करके केवल सीधे सीधे लिख देते हैं 273। ओके, 273 लिख देते हैं, अपॉन में इनके बीच का गैप कितना आ गया 100। सभी को ये चीज दिख रही है, बोलो। यस सर। ठीक है सर पर इसमें c माइनस 0 अपॉन 100 होगा सर, आपने कहा था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो सर 100 माइनस 0 लिसन अपॉन लिसन 100 हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट तो कहा था, लेकिन अभी हम लोगों ने एक इसका जनरल फॉर्मूला ये भी तो देखा ऊपर, ये वाला टी माइनस ये अपॉन गैप देखो। यस सर। तो यहाँ पे अगर हमें जनरल कोई टेम्परेचर निकालना है अननोन तो उसको ऐसे तो लिखेंगे, अभी हमने जो ऊपर लिखा था यहाँ पे नहीं लिखा था। जी सर। ठीक है, तो उस चीज को याद रखना, आगे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा अगर दिमाग में रहे तो बना लेना कि जो फ़ारेनहाइट वाला होता है उसका मैक्सिमम जाता है 212 फ़ारेनहाइट, मिनिमम कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट, तभी इन दोनों का गैप होता है 180, और नीचे जो 180 लिखते हैं वो इनका गैप होता है। ओके हाँ, और ये इनके मिनिमम वो है, यानी डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और केल्विन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन। तभी आप केल्विन स्केल से, केल्विन जो हमारा स्केल होता है उससे अगर कभी आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को नापोगे तो 273 केल्विन लिख के आएगा, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। आ रहा है, यस सर। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। अब एक नया क्वेश्चन ये आ गया, सभी लोग ट्राई करके इसका आंसर बताओ, ट्राई करो और आंसर बताओ, सभी लोग ट्राई करो और आंसर बताओ। सभी ट्राई कर रहे हो ना, यस सर। आंसर बताओ।
मोबाइल इतना घटिया है, क्या बता। जब भी पुलिस में क्लास लो वो आती ही नहीं है क्लास। अब करो ज्वाइन। फोन ही नहीं करेगा ये। तेरा आप इशू है क्या? तेरा था, मैंने बोला था। क्या सभी का आंसर आ रहा है? सर 0.3 आंसर आएगा, 0.3। क्या सभी का आंसर क्या आ रहा है, आप बताओ। 91.3। 91.3 माइनस में आ रहा है। बोलो। अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है, हाँ माइनस में तो आ रहा है, लेकिन मतलब एग्जैक्ट देखो माइनस में आ रहा है तो ठीक है, 91 से स्टार्टिंग हो रही तब भी ठीक है। जितने लोगों का आ रहा है वो अच्छी बात है। कितनों को नहीं आया पहले वो बताओ ईमानदारी से, क्यों नहीं आया? हम बता दें? मेरा नहीं आया। अच्छा हम बताते हैं। -91.34 ऐसे कुछ आ रहा क्या 70? है। -91 आगे का कोई बात नहीं, कोई बात decimal पे नहीं। calculate नहीं किया। हम देखो हम बता रहे हैं। 1 आ रहा है। ये सर थोड़ा गलत लिखा है कैलकुलेशन में, आपने थोड़ा गलत लिखा। देखिए 373.15 होगा, आपने 15 लिख दिया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं, जिनका नहीं आया वो लोग समझ लें। जैसे इसमें लिखा है सपोज दैट ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स, उस टेम्परेचर स्केल का नाम नहीं बताया लेकिन एक्स बोल दिया। वाटर बॉइल्स, यानी ये उसका क्या है, हाईएस्ट, और उसका मिनिमम हमें नहीं पता कितना है, तो हमने मिनिमम कितना मान लिया, बोलो एक्स मान लिया, ठीक। और नहीं इसमें लिखा है उसका इतना होता है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये मिनिमम भी हमें दे दिया, मिनिमम भी हमें दे दिया है। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द 340 केल्विन ऑन द स्केल। अब 340 केल्विन की क्या होगी रेंज, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको 340 केल्विन लिखा हुआ है ना, तो केल्विन वाले टेम्परेचर से पहले मैच कराओ जाके। आ रहा है समझ में? हम लोगों को इसको कंपेयर करना होगा इस एक्स वाले को केल्विन वाले स्केल से। और एक्स वाले में केल्विन वाली स्केल हम लोगों ने तुमको कैसी बताई थी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया था, याद आ रहा है किसी को? कि x पहले हम लोग लिखते हैं माइनस उसका लोअर वाला अपॉन हायर वाला माइनस लोअर इक्वल टू केल्विन। वाकई जो दिया गया रेटिंग, केल्विन की रेटिंग कितनी दी गई है यहाँ पे देखो 340, तो हम लोग लिख देंगे 340। 340। हाँ, और जो केल्विन की लोअर वाली थी, केल्विन की लोअर वाली होती थी 273, केल्विन की लोअर वाली 273 होती थी, अपॉन में 100, इनके बीच का गैप 100 आता था ना। ये सर सोल्यूशन में 0.15 क्यों लिया है आगे? यार इसमें 0.15 इसलिए लिया क्योंकि कुछ बच्चे वैल्यू 273.15 मानते हैं। एकदम एक्यूरेट। हाँ, हमने वही 273 लिया था, तो हमको थोड़ा वेरिएशन था डेसिमल में। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि अभी ये चीज समझ में आ गई ना सभी को? हाँ। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई कि नहीं? आ गई सर। बढ़िया बढ़िया। सही था। अब देखो वेरियस टेम्परेचर स्केल देख लेते हैं। सो सेल्सियस का हमने तुम लोगों को बता ही दिया था बार बार, और इसमें एक डिवीजन को 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, इसमें ईच डिवीजन को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और इसमें एक डिवीजन को 1 केल्विन बोलते हैं। अब जैसे इसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गई, इस क्वेश्चन को सभी लोग करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को। +40 डिग्री है सर शायद। हाँ, कौन वाला क्वेश्चन सर? -40 एट व्हाट टेम्परेचर, -40 एट व्हाट टेम्परेचर, ये सभी को रटा है ना? आंसर ए है, यानी -40। सॉल्व कर लेना। इस वाले को करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। सभी लोग करके दिखाओ। क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए एक बार। इसमें क्वेश्चन में बोला है फॉल्टी थर्मामीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता कितना डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअल में, 0 और 100। अच्छा। लेकिन उसने रीड कर लिया है 5 और 95।
ठीक, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एज इट रीड 60 डिग्री ऑन द ट्रू। अगर ट्रू वाले में वो 60 डिग्री सेल्सियस कोई चीज है तो उसको फॉल्टी में कितना नापेगा? ट्रू पे नहीं है। अरे हमने यहाँ पे बताया था ना अभी तुम लोगों को कि उसको x मान लो, बताया था। x माइनस लोअर वैल्यू अपॉन हायर हाँ वैल्यू। एग्जैक्टली, x माइनस लोअर वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 आएगा। 90। फिर रियल में क्या होता है? रियल में डिग्री सेल्सियस वाला क्या होता है? c माइनस 0 अपॉन सी नहीं रखेंगे, 60 को हमें पहचानना है ना। 60 अपॉन 100 60 माइनस 0, हाँ वही अपॉन 100 हो जाएगा। हाँ 60 माइनस 0 अपॉन 100। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा 61.11। इस क्वेश्चन को करो सभी लोग। Sir, statement 1 is true, but statement 2 is false. बताओ। C वाला है C. Statement 1 is true, but statement 2 is false. For the thermal equilibrium of the two bodies, they must be in contact. हाँ कांटेक्ट ये होना तो सही चाहिए। है, हमेशा कांटेक्ट में आएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में आएंगे। हाँ ये जीरोथ लॉ वाला सीन है ना सर। भाई जीरोथ लॉ में कहा था? जीरोथ लॉ में कहा था? ये इसका आंसर डी सही है, पहला वाला टोटली गलत है। कोई जरूरी नहीं कांटेक्ट में ही आए। जीरोथ लॉ क्या कहता है? सर आपने यही बोला था। अरे यार कांटेक्ट में होना चाहिए। भाई हमने ये बोला था कांटेक्ट में भी होता है, कांटेक्ट में भी होता है, लेकिन हमेशा नहीं होना चाहिए। और सर अगर कांटेक्ट में नहीं है तो थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर अच्छा ये सर बता, अगर कांटेक्ट में है लिसन तो थर्मल इक्विलिब्रियम जरूरी थोड़ी ना है। ये देखो क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे जैसे थी तो वही ए और बी, क्या कांटेक्ट था? नहीं था। तो और सर अगर कांटेक्ट में है तो जरूरी थोड़ी ना थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे तो लास्ट लाइन पढ़ो ना, उसमें क्या है? तुम लोग एकदम कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा घुमा दिया उसमें बोला क्या है? दीजिए सर, हैं? कोई एग्जांपल दीजिए। कोई एग्जांपल दे। हाँ कि अगर जैसे लिखा है, कांटेक्ट में नहीं है। रुको, फॉर द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द टू बॉडीज दे मस्ट बी इन कांटेक्ट। मस्ट बी वाली लाइन गलत है, मे भी होना चाहिए। मे बी इन कांटेक्ट। हाँ भाई मे भी हो जाएगा, मे भी, मस्ट भी एकदम गलत है। टू भी गलत हुआ फिर तो। क्यों? टू बॉडीज इन कांटेक्ट मस्ट कर रहे हैं तो वो हमने ये वाली लाइन बोली थी कि अगर दो लॉ बताए थे वही उसी का है। जैसे दो डी वाला देखो, कांटेक्ट में वो इक्विलिब्रियम है, फिर डायरेक्शन ऑफ हीट वाला भी तो एक बताए थे। अच्छा किसी को डाउट हो रहा तो हमसे पूछे एक बार, क्या परेशानी क्या है? सर ये डाउट है सर, अगर कांटेक्ट में तो जरूरी थोड़ी ना थर्मल इक्विलिब्रियम ही होगा। भाई होगा, क्योंकि कांटेक्ट में एक टाइम के बाद, 2 टाइम के बाद कभी ना कभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो ही जाएगा ना। अगर कांटेक्ट में है तो, अगर कांटेक्ट में तो कभी ना कभी तो अचीव हो ही जाएगा ना। ठीक है सर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा जरूरी नहीं है भाई यार, हो जाएगा कभी ना कभी यार। अब करो ये क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन करो। सर ये क्या है, सेंटीमीटर में दिया और फिर टेम्परेचर में बताना है। क्या कह रहे? सर ये इससे होगा ना सर, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100। क्या कह रहे भाई? क्वेश्चन फिर लगा। हाँ
सर माइनस का 23 पॉइंट कुछ है। माइनस का 23 पॉइंट आ रहा है। ओके कैसे किया बता दीजिए। कृतिका, कैन यू इलेबोरेट योर सॉल्यूशन? क्या मैं माइनस कर देंगे क्या? कृतिका, ऐसा कुछ? कृतिका आप बताओ। सर वो जो आपने एल वाला ऊपर एक फॉर्मूला बताया था वही लगा के किया। कौन सा? एल माइनस एल नॉट अपॉन एल 100 माइनस एल नॉट हाँ इंटू हाँ 100। हाँ हाँ, समझ इसमें गया। इसमें टी लगाना होगा ना, कैपिटल टी वाला फॉर्मूला। जी सर। सभी लोगों को विजुलाइज करा देते हैं कौन सा फॉर्मूला की बात चल रही है, ये वाला। ठीक, इस फॉर्मूले से आएगा। ये तो लगा लिया सर ये लगा मगर दिया। वैल्यू क्या रखेंगे बताइए? एल की जगह क्या क्या रखेंगे? वैल्यूज क्या रखेंगे भाई x माइनस, क्वेश्चन में जैसे है ना, x माइनस 10.3, फिर अपॉन में इनको घटा घटा के रखोगे तभी तो आंसर आएगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट का। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, नेट अटक गया। क्या देवांश? क्या? अरे मेरा नेट चला गया, रिपीट कर दीजिए। एल की जगह क्या रखेंगे? 6.5 देख लो, एक मिनट रुक जाओ। माइनस 26। ये फॉर्मूला देख लो एक बार। ये फॉर्मूला तो हमें आता था, ये लिख लिया था। भाई 100 का मतलब समझते हो ना, उसका मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम। कोई जरूरी नहीं तुम्हें 100 ही लिखना है। तो भाई पीछे देखो जाके उसका मैक्सिमम कितना आ रहा था क्वेश्चन में। ये सेंटीमीटर स्केल है एंड इज फाउंड टू बी रीड 10.3 सेंटीमीटर इन मेल्टिंग आइस। ये बॉइलिंग पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है मिक्सचर का। क्या आया क्या नहीं इसमें? कैपिटल टी निकालना है। हाँ वही तो, वैल्यूज क्या रख दी? एल नॉट माइनस एल की जगह क्या रखेंगे? भाई सुनो, नीचे रखोगे तुम लोग, नीचे रखोगे जैसे इसमें लिखा है टू रीड 10.3 सेंटीमीटर इन मेल्टिंग आइस और 26.8 सेंटीमीटर इन बॉइलिंग वाटर एंड 6.5 सेंटीमीटर फ्रीजिंग मिक्सचर। तो ये 6.5 जो है ना, ये तुम्हारा वो वाला प्रॉपर्टी है जो एल स्टार्टिंग में बताई थी, स्टार्टिंग वाला। माइनस एल जीरो है 10.3 और एल 100 की तरीके ये है 26.8। आ गया? फिर से लिख दे। अच्छा ठीक ठीक। 6.5 माइनस 10.3 अपॉन, नहीं नहीं, हाँ 6.3 तो फ्रीजिंग हाँ और मिक्सर है ना। 26.8 माइनस 10. कितने लोग चाहते हैं हाँ कर ठीक, दें? हो गया सर, हो गया, धन्यवाद। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। फोर्टी वन होगा आंसर। इसका आंसर 9 आ रहा है, 9 डिग्री सेल्सियस। वो C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9 के हिसाब से। आ रहा है, बोलो। ये 9 समझ में आया कैसे आएगा? हाँ सर, उससे आएगा सर। डिफरेंस से अभी हमने नहीं। बताया था। हाँ, 5/100 इज इक्वल टू
वो हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। हाँ, अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ वो सेल्सियस में चेंज करने वाला फॉर्मूला ना। अच्छा ठीक है, फ़ारेनहाइट ठीक स्केल में दो है। ठीक है, ठीक है। ये अलग करो। सर 89 फ़ारेनहाइट कुछ आ रहा है। अरे ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? सर वो है ना नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द बी ऑप्शन है, ये आंसर है। बी। ट्राई करो, तो ठीक है। खुद से ट्राई करो सभी लोग फिर से। हाँ सर आ गया कैसे किया बताओ यश? सर। ये उसी से किया है सर, वो जो x माइनस हायर लोअर वाला टी नॉट फॉर्मूला। अपॉन t100 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। आ रहा है? हाँ सर, नहीं नहीं यार, वही फॉर्मूला जो ऊपर यूज किया था, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन। इस तरह का हो गया। वो हायर टेम्परेचर वो और लोअर टेम्परेचर का माइनस करने वाले से आए। बताएं हाँ। बताएं क्या? नहीं, कहा गया? अरे यार F माइनस 32 नहीं एक जगह हो लगा गया दो, हो गया एक हो जगह लगा गया। दो F माइनस 32 अपॉन 180, और एक जगह लगा दो जो दिया गया x माइनस। आ रहा है? करें? बोलो। आ गया सर, आ गया। अरे यहाँ पे लोअर रख देना, अपॉन हायर माइनस लोअर नीचे रख देना, हायर माइनस लोअर। आ गया सर। यहाँ पे लिख देते हैं लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। आ रहा है? यही बता इसी से। चलो अब हम लोग ये देखते हैं। सर 158.9 आएगा तो समथिंग अप्रॉक्स ले लेंगे 159। चलो अब ये वाले फॉर्मूले अभी तक हम लोग पीछे देख के आए थे, यहाँ पे इसको भी समझ ही लिया था, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाला नहीं किया था ना हम लोगों ने। इसको करो जरा। सर 50 है। 33.33। अच्छा वो 15 आएगा, मैंने 10 लिख दिया था, सॉरी कोई सर। बात नहीं। ये अलग करो।
सर इसका तो सॉल्यूशन लिखा ही हुआ है सामने। अरे तो कर भी चुके हो ना। हाँ सर कर चुका। ये सर आप इतना ऊपर क्यों आ गए सर? हम लोग तो लास्ट के पेजेस पे चल रहे हैं। इसको देखो, व्हाई डज द फॉरेनहाइट स्केल यूज 32 डिग्री एज द फ्रीजिंग पॉइंट? रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। 0 के इक्विवेलेंट है इसलिए। Why does the Fahrenheit scale use 32 degree as the freezing point? Daniel Fahrenheit did not use the freezing point of water as the base सेक्शन of the. से 0 डिग्री। सुनो तो पहले, डेनियल फारेनहाइट जो उनके सेक्शन फारेनहाइट का 0 नेम था डिग्री डिड नॉट सही। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एज द बेसिस ऑफ द डेवलपिंग इज स्केल। उन्होंने वाटर को बेसिस नहीं लिया था, ठीक है। ही कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ एन आइस सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, जिसको उन्होंने ब्राइन सॉल्यूशन बोला था, और 0 degrees as this was the lowest temperature he could conventionally attain in his lab। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ बोलो। सर। इसका रीजन है, कभी रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाए तो। वाटर को बेस लेके उन्होंने नहीं किया था, ब्राइन को लेके किया था। ब्राइन एक सॉल्यूशन था। ये अभी मैं तुम लोगों को बता रहे थे, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो बता रहे थे। यस सर। ये देखो पूरा लिख के बताया था हमने पूरा। यस सर। चलो अब ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला एक याद कर लो, डायरेक्ट फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, जबकि अभी हम लोगों ने बताया था आया कहां से, ठीक। और ये लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको जरा सा अगर सॉल्व करते खुद से तो कैसे करते? तो हम लोगों ने अभी बताया ग्राफ में क्या दिया गया, लीनियर एक्सप्रेशन हम लोगों को पता है ना, x इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला पता है हम लोगों को, x इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है यार, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरीके को अगर कंपेयर करो तो फारेनहाइट की जगह क्या आ रहा है, x। x एक्सिस पे फारेनहाइट आ रहा है, ये देखो। और y एक्सिस की जगह क्या आ रहा है, ये y। और इसकी स्लोप, हाँ, तो इसकी स्लोप अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कंपेयर करोगे तो 5/9x हो जाएगी, और c आ जाएगा तुम्हारा y इंटरसेप्ट। अगर इसको कन्वर्ट करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो इसका y इंटरसेप्ट कितना आएगा, -32 इंटू 5/9। बोलो। और स्लोप कितनी आ रही है, स्लोप आ रही है 5/9। ये चीज कितनों का समझ में नहीं आई, पहले ये बताओ। बोलो। आ गई। इस चीज में हम फिर से बता देते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -32, मतलब सॉरी 32, और मैक्सिमम कितनी थी 212। फारेनहाइट स्केल पे यही तो बोलते हैं। और डिग्री सेल्सियस पे जीरो से लेके कितनी जाती है, 100। तो इसका लीनियर ग्राफ आ गया। और लीनियर ग्राफ में देखो, अभी हम लोगों ने बताया था फारेनहाइट का ऊपर से देख के आए हो, ये इसका एक्सप्रेशन यही तो होता है। तो अगर फारेनहाइट को तुम बोल दो एक्स एक्सिस और सेल्सियस को बोल दो वाई एक्सिस, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा हुआ है, तुमको वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लाना है, तुमको y इन टर्म्स ऑफ x लाना है। ये देखो y इन टर्म्स ऑफ x लिया है और y कोस्टम x प्लस सी लगा दिया, m हमारा ये आ गया, c हमारा ये आ गया। बोलो। अब ये देखो y कोस्टू, जैसे ये लिखा हुआ है f इक्वल टू दिस, सॉरी, तो यहाँ पे y कोस्टम x प्लस सी में m कितना आ गया, 9/5। बोलो। y कोस्टम x प्लस सी से कंपेयर कराओगे तो m इसका कितना आ रहा है, 9/5, और इसकी y इंटरसेप्ट कितनी आ रही है, बोलो 32। ये चीज समझ में आ रही सभी को? अरे कोई बोलता क्यों नहीं यार? यस सर। इसको करो इस क्वेश्चन को। कर चुके हैं अभी। 9 आ गया था इसका तो आंसर, फालतू है। कर चुके हैं सर। चलो चलो ठीक है, इसको करो, बहुत फालतू क्वेश्चन है। तो 300 केल्विन। सर 27 ही आएगा सर। नहीं 300, अरे यार इसमें बोला गया है द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज बाय। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है। बोलो। हाँ सर आ गया आ गया। इसका आंसर क्या आया, 300 केल्विन आ गया। प्लस कर देंगे सर।
बताओ। सर वही मेरे को ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा था, जो वो जिसका आंसर 9 डिग्री आप बता रहे थे। चलो अच्छा, इसको समझ लो पहले अच्छे से। इसमें जैसे लिखा था, इसमें 100 आता है डिग्री सेल्सियस और 180 आता है इनके बीच का गैप। जब डिग्री सेल्सियस का गैप देखते हो ना, डिवीजन 0 माइनस 100 माइनस 0 करते हो तो 100 आया डिफरेंस, और 32 माइनस 212 यानी 212 माइनस 32 करोगे तो 180 आता है। तो इनके बीच का गैप कितना आ रहा है? कैंसिल करने की कोशिश करो, 5 और 9 आ रहा है, तो बस यही 9 आंसर है। बोलो आ गया समझ में? वो मैंने c/5 = f - 32/9 वाला फॉर्मूला लगा। हाँ, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। बोलो। से लेकिन 41 आ रहा था मेरा। अरे कैसे यार, वो तो तुमने फारेनहाइट को निकाल दिया, हमें गैप निकालना, डिफरेंस। डिफरेंस अब नीचे वाले क्वेश्चन में भी देखो, डिफरेंस तो वही रहेगा ना। देखो इंक्रीज बाई लिखा है, 27 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज कर दे तो 0 पे पहले था, मान लो 27 इंक्रीज कर दिया तो कोई 273 था, उसको भी 27 इंक्रीज कर दो, 300 हो गया। तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, कितना इंक्रीज हो गया? 27, तो वो भी इंक्रीज होगा ना। ये चीज आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 300 केल्विन नहीं होगा, इसका आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 केल्विन आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? अरे कितनों को ये वाला नहीं समझ में आया, पहले बताओ 1 बाय 1, अभी हम पूछेंगे नहीं तो। जिनको नहीं आया खुल के हमसे बोलो, हम समझा दें। इंक्रीज बाई का मतलब होता है कितने का चेंज कर दिया। इंक्रीज 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 0 से 27, इंक्रीज 27 कहा गया। तो केल्विन में भी 273 से उसी हिसाब से 300 में केल्विन में भी तो चेंज आएगा, 27 इसमें भी चेंज आएगा। तो चेंज कितना हुआ? 27 केल्विन का ही तो चेंज हुआ। नहीं आ रहा डिफरेंस, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आ गया सर। चलो, ये तो अभी तुम लोगों को पता था -40 आता है ना अच्छे से। बोलो। हाँ रटे हुए थे। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन को बताओ। ये तो साफ साफ लिख दिया इन लोगों ने, ट्रू है कि देखो फालतू है, देखो दोनों है और उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आ रहा है -40 पे दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम सेम टेम्परेचर होता है, हाँ, लेकिन नॉट नेसेसरी। बोलो, ये चीज आ रही समझ में? यस सर। सर उसका तो वो वाला लगाइए फिर से, अभी जो क्वेश्चन पूछना था। सर इसका सी है डी? भाई डी था, डी गलत लिखा है इन लोगों ने। सर उसमें आपने अभी बोला नॉट नेसेसरी, वही जो मैंने बोला था सर। हमने नहीं बोला, इसमें पता नहीं गलत लिखा है। अभी इसको समझते हैं, एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ द टेम्परेचर क्या होता है। तो सभी को पता है VRMS की वैल्यू क्या होती है, अगर KTG चैप्टर पढ़ा है, √3RT/m। कुछ लोग कह रहे होंगे 3KT/m होता है, वो अलग चीज होती है। अभी आप लोग 3RT/m याद रखो, ठीक। ये हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ रखा था, नहीं पढ़ा जिन्होंने अभी इसको केवल याद कर लो। ये जो गैस, क्या मास? हाँ, मॉलिक्यूलर मास, और R हो गया गैस कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को 0 कर देना तो VRMS भी 0 हो जाता है हमारा। गैस इज सपोज टू हैव नो मॉलिक्यूलर मोशन एट 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जब VRMS वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। और केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये चीज समझ में आ रही है? केल्विन स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। कभी कभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो हमेशा केल्विन में रखना, ठीक। अब ये देखो, एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ y = mx + c से कंपेयर करोगे तो c कितना आ गया हमारा? 273.15, और यहाँ पे स्लोप कितनी आ गई? 45। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। इसमें अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे ना, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये चीज आ गई समझ में? इसको समझ लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV = nRT में V कर दो कांस्टेंट, N और R तो कांस्टेंट होते हैं, तो P एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर
इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इस पे 273.15 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे लिखा 273.15 बोलो चाहे 16 बोलो, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, जिससे नीचे वाले पोर्शन में सारी वेपर्स बनेंगी, इसके ऊपर वाले एरिना पे सारा सॉलिड, और इस वाले रीजन पे ये हमारा लिक्विड रहता है। इस पॉइंट पे हमेशा ये स्टेट तीनों मिलती हैं आके इस टेम्परेचर पे। इससे जरा सा आगे बढ़ोगे, टेम्परेचर जरा सा आगे बढ़ाओगे तो तुमको इनके के बीच का इक्विलिब्रियम मिलेगा, इससे जरा सा कम करोगे तो इनके के बीच का इक्विलिब्रियम मिलेगा, और इसके जस्ट आगे पीछे करोगे तो ये दोनों के बीच इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही है किसी को? ग्राफ देख के ट्रिपल पॉइंट, बस आप लोग इसमें इतना जान लो, ट्रिपल पॉइंट हमारा 273.16 पे एग्जिस्ट करता है, और ये हमारा आइस यानी कि वाटर की सॉलिड स्टेट, और वाटर की लिक्विड स्टेट, और वाटर वेपर वाटर की गैसियस स्टेट, तीनों को इक्विलिब्रियम पे लाता है ये टेम्परेचर। आ रहा है? हाँ सर। और इसमें लिखा द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन द लिक्विड सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, उसी को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ये हमने वाटर की ट्रिपल पॉइंट की स्टेट दिखाई हुई है। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना जान लो कि इफ पी यानी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, एंड पी टी आर ट्रिपल पॉइंट का जो प्रेशर है, आर द प्रेशर्स ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो अभी आपको बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बोलो। अच्छा सर, हाँ सर, आपने भी बताया। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ कांस्टेंट उसमें टेम्परेचर पे वॉल्यूम वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली। हाँ, ओके। बॉयल्स लॉ वो होता है। खैर अभी ये वो आ गया। इसमें है अभी? हम्म, इसमें है? हाँ आएगा हाँ, कुछ अभी तो। हाँ क्या, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, उसको देख लेना वीडियो से। अभी यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की बात कर लो। अभी मैं तुमको बताया कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, और जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा तो एक लीनियर कर्व बनेगा। लीनियर कर्व जो बनेगा स्ट्रेट लाइन में, उसमें T को अगर हमें देखना है, T को, तो TR इधर आ गया, तो TR P अपॉन PTR, ये TR हो गया ट्रिपल पॉइंट वाला। तो इससे हमारा ये इक्वेशन बनती है, इसको याद कर लो। अभी हम लोगों ने ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना नोट किया था? 273.16, और ये आ गया। ये चीज आ रही है ना ग्राफ से? बोलो, यस सर। सभी को आ रहा है समझ में? यस सर। वैसे वो तो पानी के लिए लिया था ना? पानी के लिए चीज है भाई, इसमें थर्मामीटर और सब मरकरी के लिए भी वही चीज ले रहे हैं। तो वाटर को हम लोग मरकरी के लिए मान रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला चीज है। मतलब वाटर का ही सारे वैल्यूज हाँ मरकरी वाले में। मान के एग्जिस्ट करा रहा है। अब इस क्वेश्चन को करो सभी लोग। इसका आंसर बताओ। तुम अब इसको दोबारा देखोगे ना, आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वही चीज करा चुके हैं। अभी आपने 2 करा है तो 2 का रिवीजन कर लो। हाँ, फिर कल 2 करा देंगे, ऐसे भी तरह 3-4 करा दी। हाँ मुश्किल है, नहीं अब नहीं करो, 12th भी करो, लेकिन इनको पहले करो। ये 23 को पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर इसमें काफी फिजिक्स और केमिस्ट्री सरल भी है, इतने नहीं कठिन। ज्यादा आसान है इसकी फिजिक्स, अरे केमिस्ट्री ज्यादा आसान, फिजिक्स थोड़ी कठिन है। इसमें बहुत ज्यादा चलने तो केमिस्ट्री में आसानी आएगी। कौन बच्चे चले गए? तो साल चला गया, देखिए ना 3 बच्चे हैं। 30 पॉइंट समथिंग। रुकिए एक मिनट।
देवांशु और कृतिका, आपका आंसर नहीं आ रहा है क्या? लो देख लो सॉल्यूशन। t माइनस 0 अपॉन 100 किया, 80 माइनस 75 अपॉन 100 माइनस 75 किया। आ रहा है? यस सर, मेरा यही आ रहा है। बोलो। हाँ सर। इस क्वेश्चन को करो। अच्छा भाई पढ़ाई क्यों करोगे? सोचो, छोटा होगी तेरा अर्जुन वर्मा नाम से आया था सर 33.3। 33.3। इसका आंसर 25 आ रहा है। चेक इट आउट। सर एक बार आप, अच्छा ठीक है, मेरा भी क्यों 33 यार? सर क्योंकि 90 माइनस 50 नहीं, 90 माइनस 60 होगा। हाँ वही मेरे को भी लग रहा है। 33 पॉइंट सही है उसका शायद। ठीक है ठीक है, बाकी ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है? ओके सर, ये वाले थैंक यू क्वेश्चन सर। प्रैक्टिस करना, आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, यही प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन की। ओके, टाटा 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 सर, टाटा। ओके, टाटा टाटा।